बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन रावलपिंडी में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक बहुत अच्छी कंपनी एजस्टोन के नाम से है, जिनका एक बहुत ही ज़बरदस्त आइकॉनिक ऑफिस है यहाँ पे। ये कंपनी गुलबर्ग में भी एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने का इनको मौका मिला और इसके अलावा लाहौर में भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है और अभी इस्लामाबाद में दो प्रोजेक्ट, बहरिया टाउन रावलपिंडी में दो प्रोजेक्ट्स के साथ आए हुए हैं। हमारे साथ नबील एजाज साहब हैं जो कि एजस्टोन की सेल्स को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप नबील साहब ये बताइए कि आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आपका एक प्रोजेक्ट है और किधर किधर प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन रावलपिंडी में? हमारे बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में दो प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। और एक जैसे कि आपने जिक्र किया ऑलरेडी हम लोग एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं गुलबर्ग रेजिडेंशियल डी मरकज़ में। ठीक है। ओपल स्केयर के नाम से। ठीक है, वो काम कर चुके हैं और ये दो प्रोजेक्ट यहाँ जी, दो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। एजस्टोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी और हमारी कंपनी का मेन विजन जो है, हम हमेशा मार्केट से एक डिफरेंट चीज़ जो है क्लाइंट की डिज़ायर के अकॉर्डिंगली लॉन्च करते हैं। ये जो आपका ग्रैंड मिलेनियम है, इसमें क्या डिफरेंट चीज़ है? ग्रैंड मिलेनियम हमारा प्रोजेक्ट जो है ये बहरिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो प्योरली लिविंग डेस्टिनेशन क्लाइंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने मोस्टली बिल्डिंग देखी होंगी हाई राइज जो मिक्स होते हैं, यानी नीचे कमर्शियल होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स लिविंग होती हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बहरिया के अंदर जो कि आपका प्योरली लिविंग पर्पज़ के लिए है। कोई कमर्शियल मिक्सअप नहीं है बिल्डिंग, बेसिक अमेनिटीज़ नीड्स हैं जो कि 2, 1, 3 अपार्टमेंट्स रेजिडेंस होंगे उनके लिए हैं। ठीक है। और विद इन आपको विसिनिटी जो है वो एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है जो कि कमर्शियल मिक्स में आपको पता है गैदरिंग इन आउट रहती है, क्लाइंट्स हेजिटेट कर रहे होते हैं, फैमिलीज उस तरीके के अपने आप को सिक्योर नहीं फील करती हैं। तो ये प्योरली रेजिडेंस टावर है हमारा। ठीक है। और ये आप फर्निश्ड करके देंगे या अनफर्निश्ड? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास दो डिफरेंट टावर्स हैं जिसमें एक टावर जो है वो होटल अपार्टमेंट्स का है। अच्छा। जो कि उसको थर्ड पार्टी होटल चेन रन करेगी। सेकंड जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट्स हमारे पास जो कि सेमी फर्निश्ड आ जाते हैं। ठीक है। और जो होटल चेन जो रन करेगी वो रूम्स भी आप सेल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो भी हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर इस ग्रैंड मिलेनियम के हवाले से हम बात करें तो इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है? सर इसकी प्राइस ब्रैकेट फ्रेंकली बड़ी रीज़नेबल है। हम लोग हमेशा जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारा फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर होता है और स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है और हमारे रेट्स जो हैं वो मार्केट से आप कंपैरिजन फ्रीली कर सकते हैं। हमारा जो लग्जरी अपार्टमेंट हम लोग सेल आउट कर रहे हैं वो 8500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा। और जो होटल अपार्टमेंट्स हैं वो 12,500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर। और ये दोनों फर्निश्ड हैं? जो होटल अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली ये ओवरसीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली कुछ टेन्योर के अंदर इन हुआ है। अच्छा। इसमें आपको एक थर्ड पार्टी 4 स्टार 5 स्टार होटल चेन जो है वो आपके अपार्टमेंट को रन कर रही होती है और आपको उसके अगेंस्ट एक इनकम जनरेट करके दे रही होती अच्छा। है। आप खुद उसमें लिविंग नहीं करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे ईयर के अंदर एक डेज दिए जाते हैं, वो आप कभी भी अवेल कर सकते हैं, अपने गेस्ट है आ सकते हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आ सकते हैं। लेकिन इसका मेनली पर्पस जो होता है वो इनकम जनरेशन होता है कि आपको इनकम जनरेट करके एक हैंडसम अमाउंट की थर्ड पार्टी जो होटल चेन होती है वो कर रही होती है। तो एक रूम जो है आप क्या समझते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना इससे इनकम जनरेशन हो सकती है? मिनिमम हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है वो 6.5 मिलियन से स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है। जो कि इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल के ऊपर है आपका। अच्छा। 13 लाख से आपकी बुकिंग है और आपकी 58,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है 3 साल का। और इसके अगेंस्ट आपको जो रेंटल इनकम की मैं बात करूं क्योंकि अपार्टमेंट्स के 2-3 पर्पसेस ही हैं। या तो आप खुद अपने लिए देख रहे होते हैं कि कल को इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमारा एसेट बन जाए और कल हम उसमें लिविंग करें। सेकंड पर्पस जो होता है वो आप उसको एक इनकम सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर मार्केट एनालिसिस चेक करें तो इस वक्त बहरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी अपार्टमेंट्स की बहरिया में है, इवन CDA सेक्टर के बाद। बिल्कुल। क्योंकि आपकी जितनी भी बाहर से कोई ओवरसीज़ आते हैं या आपके वो रेजिडेंट्स आते हैं जो इस्लामाबाद स्टे करके आगे नॉर्दर्न एरियाज में जाना चाह रहे हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं बहरिया को और अपार्टमेंट लिविंग को ऑब्वियसली सर फर्निश्ड आपको मिल जाते हैं ना। आपको ना कोई सामान लाने की ज़रूरत है, आप आए हैं लिविंग की है, रात रुके हैं, आपको हर चीज़ अपनी विद इन अपार्टमेंट ही मिल जाती है। हर चीज़। तो जो 6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक रूम होगा उस पर कितनी इनकम हो सकती है? उस पर आपको जो इनकम जनरेट होगी पर मंथ अगर मैं बात करूं तो वो आपको 35,000 to 40,000 जो है वो पर मंथ आपको रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है। तो यानी साल का 5-1 लाख रुपया? जी बिल्कुल ऐसे हो सकती है, यानी 65 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा ये बताइए, ये तो एक प्रोजेक्ट आपका है ग्रैंड मिलेनियम, दूसरा प्रोजेक्ट जो है? दूसरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कि बहरिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग के अंदर शुमार होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में ही है। अच्छा। नियर टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 13 केनाल के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है नेक्सस मॉल एंड होटल स्वीट्स के नाम से। नेक्सस मॉल एंड
होटल स्वीट्स, इसके Hotel अंदर suites। ग्रैंड मिलेनियम प्योरली जो अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर होटल स्वीट्स होंगे। ये और भी ये आपके थर्ड 13 कनाल पे और कितनी हाई राइज है? G+23 23। टोटल 27 स्टोरीज हैं इसकी। अच्छा। और ग्राउंड से ऊपर 23 स्टोरीज हैं। तो ये टॉलेस्ट है यहाँ का? जी बिल्कुल टॉलेस्ट है। नहीं, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा प्रोविजन तो इस्लामाबाद में 50 स्टोरी तक भी आने वाली है। 50 स्टोरी तक बिल्कुल आ रही है। अक्सर में इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो लैंड वाइज जो है ना वेरी कर रहा होता है। Okay। क्योंकि इसके स्क्वायर फीटेज होती हैं, फिर अप्रूवल्स होती हैं। आप जिस सोसाइटी में, इवन हम भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बहरिया के, क्योंकि सारे लॉज और उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं, तो आप ड्राइंग सबमिट्स करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको परमिशन मिलती है कि आप कितनी स्टोरी यहाँ पर हाई राइज जो है वो जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, आप जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं ये बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ हुआ ऑफिस है। अब आप इसको मिस ही नहीं कर सकते। जब आप इधर इन हो तो एकदम से जो है ना ये बिल्डिंग जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जी बिल्कुल। ये वैसे तो हमारे क्लाइंट ब्लू आर्क ने डिज़ाइन की है और उन्होंने की है, तो आप इसमें आप कैसा फील कर रहे हैं? सर इसको जो है रन करने का हमारा एक तो ये मेन हमारा हेड ऑफिस है एडस्टोन। अच्छा। हमारे हर जगह पे हर प्रोजेक्ट पे साइट ऑफिसेज डिफरेंट हैं। ठीक है। फिर यहाँ से आपके हमारे जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं वो रन होते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड, HR से रिलेटेड, आपके सेल से रिलेटेड। ठीक है। तो मेजर ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो हमारी क्योंकि सेल टीम बड़ी है, नेटवर्क बड़ा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट थी हमें इस वजह से। फिर क्लाइंट के पर्सपेक्ट से देखें तो एक ट्रस्ट जो है ना वो क्लाइंट ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है तो वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और आपका ट्रस्ट देखना चाह रहा होता है कि आप बेसिकली क्या वर्थ रखते हैं, कि आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कि आप जो अपनी ज़बान से अल्फाज बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, कि वो दावे हैं या वाकई है, एक्चुअल में भी आप डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा हर जगह पे फोकस यही रहता है कि हम क्लाइंट को रियलिटी की तरफ जो है ना वो चीज़ें लेकर जाएं। ठीक है। इस जो बिल्डिंग ये जो स्पेशली ऑफिस नीड के लिए कंस्ट्रक्ट की गई है, इसके अंदर आपने क्या अच्छी चीज़ें महसूस की हैं कि जो कि ये एक आपको ज़्यादा सूटेबल है? जैसे हम फील कर रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस रूम आपका, ये इस पे ग्लास जो है वो बड़ा इसको वाइड भी कर रहा है और ये जगह बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अदरवाइज लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो इतने तंग तरीक बनाए होते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, बंदा दिल करता निकले। तो ये इस तरह और कौन कौन से एरियाज हैं और उसकी खास इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्कुल। मैं आपको इसका शॉर्ट एक वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा और दिखा भी दूंगा आपको। हमारे एंटर होते साथ ही आपकी डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है जो कि मोस्टली आपने किसी भी ऑफिस में नहीं देखी होगी। ठीक है। वो जी डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है। उसके बाद हमारा जैसे आपने कॉन्फ्रेंस रूम की बात की तो हमारे पास 2 कॉन्फ्रेंस रूम आ जाते हैं मेजर, जो आपकी नॉर्मल 8% की कैपेसिटी के लिए से लेकर 25% की कैपेसिटी तक जो है वो हमारे पास 2 कॉन्फ्रेंस रूम आ जाते हैं। ठीक है। फिर सेल्स टीम के अलग अलग अपने रूम्स हैं, मैनेजर के अलग अलग रूम हैं। मतलब एक वर्किंग इन्वायरमेंट जहाँ पर आप चाह रहे होते हैं कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, सेकेंडली आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट मिल रहा हो। बेसिकली इसका पर्पस हमारा ये था कि हमारे सेल टीम्स या हमारे मैनेजर्स या हमारे जो डिपार्टमेंट के बंदे काम कर रहे हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि उनको अपने वर्क के साथ जो है ना वो लगाओ और अपना लविंग जो है ना वो बेसिकली फील करते हो अपना काम। ठीक। तो ये अभी आपकी ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है इनफैक्ट, और इसका ये एक टेल सी बनी हुई है, तो इसमें कितने लोग जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं? कैपेसिटी कितनी लोग? सर इसमें हमारे पास अभी फिल वक्त 25 का स्टाफ है जो यहाँ पर ऑपरेशनल है। ठीक है। और प्लस 10 to 15 का जो है वो फर्दर मोर स्टाफ जो है हमारे पास अभी है। तो यानी इसके अंदर आपका फर्दर बहुत स्पेस है, आप इन फ्यूचर लोगों को हायर करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके जो CEO हैं, मुझे उनसे जो 1-2 दफ़ा मीटिंग का इत्तेफाक हुआ, वो बहुत यंग हैं और जिस तरह से वो बिजनेस को कंसीव करके चल रहे हैं तो वो वाकई इम्प्रेसिव है। मैंने उनसे जो मेरी मुलाकात हुई, आप उनके साथ कब से काम कर रहे हैं और आपने उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखी कि जिसकी वजह से आप उनको जो है ना वो समझते हैं कि वो वाकई इन फ्यूचर फर्दर ग्रो करेंगे? सर जो हमारे CEO साहब हैं आज़म शाहिद जी, उनसे मैं स्टार्टिंग से ही काम कर रहा हूँ जब से हमारी कंपनी बनी है। ठीक है। तो उनसे एक तो हमारे बॉस हैं, CEO हैं, एक वो रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद एक हमारा और भी रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें हम बाज़ औक़ात अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें भी उनसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह उन्होंने यंग एज के अंदर ये सक्सेस हासिल की है, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी। वो स्टोरी ये है कि उन्होंने जब से रियल स्टेट का अरसा जो है वो 5 से 8 साल से रियल स्टेट के अंदर सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। लाहौर में पहले थे, उसके बाद फिर इस्लामाबाद मूव किया है। तो उनका मेन विजन और फोकस जो है ना वो एक चीज़ के ऊपर रहा है
कि क्लाइंट को जो है उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली क्वालिटी वाली चीज़ जो है वो मैं प्रोवाइड करूँ। ये उनका सबसे मेन यानी वो क्वालिटी पे एम्फसाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा उनका एम्फसाइज क्वालिटी के ऊपर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पास्ट रियल स्टेट का एनालिसिस उठाएं तो लोगों की जो सबसे ज़्यादा शिकायत सोसाइटी को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर ये रहती रही है कि हम लोगों को एट दी एंड जो चीज़ मिलती है वो डिलीवरेबल वो चीज़ नहीं होती जिसके हमने पैसे पे किए या जिसका कमिट किया गया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पैसे जो पे कर रहे होते हैं वो 3D मॉडल के डिज़ाइंस के पैसे पे कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब चीज़ उनको मिलती है तो वो मैच अप नहीं कर रही होती। तो हमारे सीए साहब का जो विजन शुरू से यही रहा है कि और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के डिज़ायर के अकॉर्डिंगली जो क्वालिटी चीज़ उनको प्रोवाइड कीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि आप जब क्लाइंट से ये सेल्स कंसल्टेंट आप जब लोगों से डील करते हैं कस्टमर्स के साथ, तो वो भी क्वालिटी चाहते हैं, या हमारा कस्टमर का यहाँ जो मुझे समझ है वो ये है कि हमारा कस्टमर क्वालिटी तो चाहता है बट वो प्राइस नहीं पे करना चाहता, उधर भी बार्गेनिंग चाहता है? बिल्कुल, आपका फैक्टर ये 100% वैलिड है। ये मैच्योरिटी क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं ऐसे, लेकिन रियल स्टेट के ना ट्रेंड्स जो है ना वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अब पहले कुछ ट्रेंड थे जिनमें लोग क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, प्राइसिंग फैक्टर में आ जाते थे। अब जबकि कंपटीशन बढ़ चुका हुआ है, आप देखते हैं कि पहले बहुत कम डेवलपर्स थे, बनाने वाले कम थे, डिलीवर करने वाले कम थे। पहले एक फैक्टर था डिलीवरी का भी, पहले प्रोजेक्ट तो काफ़ी थे लेकिन कैटेगराइज हो रहे थे डिलीवर के ऊपर कि कौन सा डेवलपर जो है प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कौन से डिले कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्वालिटी फैक्टर आ गया। इस वक्त जो क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव है ना, बहुत कम मेजॉरिटी, अगर मैं रेशियो में कहूँ तो 20% क्लाइंट वो है जो फोकस अपना सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर करता है और उनका पर्पस होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट। तो उनको भी हम बड़े अच्छे तरीके से उनके अकॉर्डिंगली लेकर चलते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर और उनकी बेसिकली बाइंग जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर होती है। उनका पर्पस इस चीज़ से नहीं है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, उनका ये पर्पस है कि हम जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बेसिकली रिटर्न क्या है, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कमिटमेंट के बाद हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो हम उनको उनके अकॉर्डिंगली डील करते हैं। अच्छा नबील साहब, ये बताइए, आप माशाल्लाह बड़े बारिश हैं और बहुत अच्छी बात है, मुझे आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी अट्रैक्शन लग रही है ये वाली, लेकिन दीन जो है हमारा बड़ा खूबसूरत दीन है, ये ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदर हमें जो है ना वो इनकरेज करता है कि हमारी जो इस्लामिक जो सोच है ना वो हमारे प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हमारा चैलेंज है कि हम बहुत दावे तो बहुत करते हैं इस्लाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के, ये वो, लेकिन हम अमली तौर पे मुसलमान बड़े कमज़ोर हैं। आप इस पे क्या, इस बिज़नेस में भी आप हैं, अब आप इसको आपको ये चैलेंज दरपेश तो होते होंगे? सर बिल्कुल होते हैं। इस बिज़नेस के अंदर आपको, अगर मैं पास्ट डिकेड की बात करूं तो ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस रहा है हमेशा से, वो एक झूठ पर मुबनी बिजनेस समझा जाता है। सही है, शुरू से तो जितना झूठ बोलता है उतना कामयाब है। एग्जैक्टली। इवन हमें याद है कि हम तो अब तो आपको बहुत सारे यंगस्टर इस फील्ड के अंदर मिल रहे हैं और क्वालिफाइड यंगस्टर, एग्जैक्टली क्वालिफाइड। अदरवाइज पहले रियल एस्टेट का काम वो करता था घर में जो निकम्मा है, जो आप यकीन कीजिए, मैं पढ़े लिखे लोगों से, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेस ग्रो करे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करे, पाकिस्तान में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं उस नियत से कर रहा हूँ। जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत खुश होता हूँ। अब आप सर बिल्कुल, ये ऐसा ही फैक्टर है। ये ट्रेंड, मैं इसका क्रेडिट जो है ना वो लोग जो मर्जी के जैसे भी के, बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन इस रियल स्टेट में यंगस्टर को लाने का क्रेडिट मैं मलिक साहब को देता हूँ। अच्छा, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना फर्स्ट टाइम बहरिया ने लॉन्च किया है रियल स्टेट के अंदर। इससे पहले रियल स्टेट में कॉर्पोरेट कल्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपका रेंटे कार वाला या आपका मोहल्ले का नाई या आपका रिटायर्ड सूबेदार, ये 3-4 बंदे होते थे जो प्रॉपर्टी को डील कर रहे होते थे, इनको पता होता था। तो प्रॉपर जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो बहरिया टाउन, और जमीनों का काम करना शरीफ आदमी का काम नहीं था, शरीफ आदमी बदमाश बंदे का काम नहीं था। एग्जैक्टली, कब्जे लेना देना। तो इसमें जो ये मलिक साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कल्चर यहाँ इंट्रोड्यूस किया। बाकी चीज़ों को साइड पे करते हुए ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो यंगस्टर को प्रमोट किया है इस सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट प्रॉपर बनाया, वो फर्स्ट टाइम बहरिया ने लॉन्च किया था। क्योंकि आप बहरिया हेड ऑफिस जाके देखते थे, वहाँ पर ट्रांसफर्स और सारा कोई टेंशन नहीं आपको, कोई वहाँ पे सिस्टम आपका इस तरीके से है सारा। तो मैं हमेशा, हमारी जो कंपनी की भी, हमारा जो सीईओ साहब का मोटिव है और हमारा भी ये होता है, हम
100% इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं और ख़ुद भी कि हम झूठ नहीं बोलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है सर दो चीज़ें हैं कि देखिए, एक तो ये कि जो आपकी रिस्क जो आपको मिलना है ना, वो अल्लाह ताला ने माँ के पेट के अंदर आपका लिख कर भेजा है और आपकी आखिरी सांस तक वो आपको मिलना है। अगर आपका यकीन इस चीज़ के ऊपर पुख्ता हो जाए तो जो आज आपने रोज़ी शाम को लेकर जानी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो सच बोल कर लेते हैं या झूठ बोल कर लेते हैं, कि आप उस सारा दिन की अपनी मेहनत को शाम को आप उसके नामा या माल में नेकियों में लिखवाते हैं या बुराइयों में लिखवाते हैं। नहीं, ये यकीन कैसे आएगा? मतलब हम भी हैं मुसलमान, हम बात करते हैं तो हमें समझ आती है। अब हमारा यकीन नहीं है इसलिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। यकीन इस वजह से नहीं है कि हम लोगों ने कभी उस चीज़ को उस पर यकीन करना चाहा नहीं है। बेसिकली ठीक है, हमें पता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ से जो है परहेज करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों का पता है। लेकिन एक जो फियर फैक्टर है ना, जो शैतान हमें फियर फैक्टर देता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ऐसा काम नहीं होगा। एग्जैक्टली जैसे ना, अगर मैं जैसे झूठ बोल कर ये चीज़ नहीं बेचूंगा तो ये क्लाइंट स्किप हो जाएगा, क्लाइंट निकल जाएगा, मेरा शाम को जो इससे मुझे पैसे आते नजर आ रहे हैं वो आएंगे नहीं। ये बेसिकली ये चैलेंज है। अब इस फियर को जब हम ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हर्डल्स आएंगी। देखें, आप जब भी किसी स्ट्रेट वे पर रास्ते पर चलते हैं आपको हर्डल्स आती हैं, तो आपको वो हर्डल को फेस करके, लेकिन उसके इवज़ जो है ना वो रिवॉर्ड। इस बात को मैं रिलेट करूँगा, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनके पास एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी रिज़्क जो है ना वो हलाल रिज़्क कमाऊँ और उसमें जो है वो इजाफ़ा हो, बेपनाह इजाफ़ा हो। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि एक चीज़ हो सकती है, या तो तुम हलाल कमा सकते हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर इजाफा जो है वो ले सकते हो। क्योंकि जो हलाल रोज़ी है ना बेटा, वो तुम्हें इतनी मिलेगी कि वो थोड़ी थोड़ी करके तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी ज़रूरियात, बेसिक नीड, नेसेसिटीज पूरी होंगी, मुनासिब जो हैं। तो उसमें बरकत जो है ना वो डलेगी, लेकिन वो पैसा अजाफी जो है ना वो तुम गलत काम से या फिर दूसरे रास्ते से ही कमा सकते हो। तो ये हमारी रियलिटी है, इफेक्ट। आप देखें कि एक बंदे की ज़रूरत 100 रुपये है और एक बंदे की ज़रूरत 1 लाख है। बाज़ औक़ात 100 रुपये वाले की दिन भर की ज़रूरत 100 में पूरी हो जाती है, लाख वाले की सारा दिन में लाख में भी नहीं पूरी होती है। तो ये बरकत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो अल्लाह ताला ने इसलिए डाला, हिडन है वो बेसिकली, वो पैसे के इजाफे से पूरा नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे पास जो है पैसों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम सक्सेसफुल होंगे या हम अपनी नीड्स अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि पैसे में बरकत होना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, कोशिश हमें करनी चाहिए, बाकी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि हमें जो है वो हमसे बोल ही अल्लाह ताला वो बुलवाए जो सच की तरफ है। लेकिन वही बात है, जो जब नीयत हमारी अच्छी होगी ना, अल्लाह हमारे सबब बनाते चले जाएंगे। ये वो इसमें है। तो नबील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू।